हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनएमडीसी वर्कमैन का मॉक टेस्ट नंबर 4 करेंगे, जो कि आपके आगामी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और इसमें अगेन हम टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। दूसरा, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आज के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं लास्ट वीडियो में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आज के सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, लास्ट वीडियो में मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था कि निम्नलिखित में से किस गैस का ऊष्मीय मान उच्चतम है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज़ द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो फ्रेंड, मुझे बताते हुए बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि 20% लोगों ने इसका सही जवाब दिया, 80% लोगों ने इसका गलत जवाब दिया है। 80% मेजोरिटी जो गई है वो एलपीजी के साथ में गई है, जो कि गलत है। सबसे ज़्यादा जो मान होता है वो हाइड्रोजन का होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोजन कितना होता है? इसका होता है 150 यानी 150 किलो जूल प्रति ग्राम होता है, ठीक है ना। और जो एलपीजी का आपने बताया था ना, एलपीजी का तो 50 किलो जूल होता है, 50 किलो जूल प्रति ग्राम। और मीथेन का होता है 55 किलो जूल प्रति ग्राम। यानी एलपीजी ज़्यादा मीथेन का होता है, मीथेन, और सबसे ज़्यादा होता है हाइड्रोजन का हमारा, ठीक है। और प्राकृतिक गैस का भी 55 के अराउंड में रहता है। और सबसे ज़्यादा जो होता है हाइड्रोजन का होता है 150 किलो जूल प्रति ग्राम। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम मिले, तो एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये, इसलिए मैंने आपको दिया था। तो इसका जवाब राइट आंसर हाइड्रोजन लगा के आना, ठीक है ना। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन करते हैं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स। भारतीय इतिहास में आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता था? इन इंडिया हिस्ट्री हु वाज ऑल्सो नोन एज आलमगीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मुगल साम्राज्य का सबसे गंदा राजा था, सबसे गंदा। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है औरंगजेब। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, औरंगजेब। इसी को ही आलमगीर के नाम से जाना जाता था। इसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया हमारे देश में, ठीक है ना। जब जजिया कर लगाया ब्राह्मणों पे, हिंदुओं पे। दूसरा, इसने दोबारा जो गैर मुस्लिम थे उनको जबरदस्ती मुस्लिम बनाने लगा, मंदिर तोड़वाए, इसने बहुत सारे गलत काम किया औरंगजेब ने हमारे देश में। इसने एक भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए मुगल वंश का शासन खत्म हो गया। मुगल वंश जब अकबर के शासन में था तो बहुत बढ़िया चल रहा था। अकबर था, बाबर था, उस समय मुगल शासन बहुत अच्छे चल रहा था। तो मुगल शासन की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। पानीपत की पहली लड़ाई जब लड़ी थी 1526 में, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रेफर्ड टू एज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर एग्जाम में पूछाता है इस सवाल को। तो फ्रेंड्स, जो लाफिंग गैस कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका केमिकल फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। केमिकल फॉर्मूला एग्जाम पूछा जाता है, तो ये आपको रखना है N2O। बहुत सारे लोग इसका आंसर NO2 सोच के आ जाते हैं, जबकि NO2 नहीं है। NO2 क्या होता है? NO2 होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ये ना कि नाइट्रस ऑक्साइड होता है। जबकि राइट आंसर हमारा क्या होता है? N2O होता है। ये हमारा गलत होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालयी क्षेत्र शिवालिक के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रीजन इज नोन एज शिवालिक। तो पहले, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हिमालय जो है वो एकदम नवीनतम पर्वत है हमारे देश का। और एक कैसा पर्वत है? ये हमारा फोल्डेड पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है हमारे, यानी बल्क पर्वत है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके जो बाहरी शिवालिक जिसको कहा जाता है वो हमारे सबसे आउटर हिमालय होता है। आउटर हिमालय को शिवालिक के नाम से हम जानते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आउटर हिमालय। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको पता होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध स्थान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेल नोन प्लेस ऑफ चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। और ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। यहाँ पे चिकनकारी का काम बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। चिकनकारी के आपने बहुत सारे कपड़े देखे होंगे, मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रासलीला निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? रासलीला इज द फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो फ्रेंड, जो रासलीला है ये लोक नृत्य जो संबंध है, इसका संबंध है आपके उत्तर प्रदेश से। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड महात्मा गांधी लॉन्च चंपारण सत्याग्रह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो महात्मा गांधी जी का ये पहला आंदोलन था भारत में, चंपारण सत्याग्रह, जब ये दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। दक्षिण अफ्रीका से ये 1915 में वापस आए थे। तो बिहार में सबको पता है 3 कठिया प्रणाली चलती है। 3 कठिया में क्या होता था? जो वहाँ किसान थे उनको नीली खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। तो इसी के लिए ये आंदोलन किया गया था। और इसका जो राइट आंसर है वो है 1917, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है,
अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट टू बी सेंट इन टू स्पेस? तो फ्रेंड सबसे पहले जो सैटेलाइट भेजा गया था, सबसे पहला जो सैटेलाइट था वो था आपके स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक नाम से समझ गए होंगे, इसके नाम से भी वैक्सीन भी आ रही है कोविड के लिए। और इसका संबंध कहाँ से? इसका संबंध रसिया से है। सबसे पहले रशिया ने ही अपना सैटेलाइट भेजा था, ठीक है ना। और ये आपका भारत का अगर पहले पूछेगा तो भारत का आर्यभट्ट। भारत का कौन सा था? भारत का जो फर्स्ट सैटेलाइट था वो था आर्यभट्ट, जिसको 1975 में 1975 में लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है फ्रेंड, इसकी जो लोकेशन है कहाँ पर? इसकी लोकेशन है छत्तीसगढ़ में। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विच फेमस टेनिस प्लेयर हैज बीन ऑनर्ड विद द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अवार्ड जब तक मिलता है तब तक हर एग्जाम में सवाल को पूछा जाता है। लॉरियंस का मेल और फीमेल दोनों पूछा जाता है। तो यहाँ तो फिलहाल मेल पूछा गया है, तो मेल में आपको रखना है। इसका राइट आंसर है वो राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हेमंत बिस्वा शर्मा को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? हेमंत बिस्वा शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो आप जानते हैं रिसेंटली भी 5 स्टेट में इलेक्शन हुए थे, उनमें से एक स्टेट ये भी है जहाँ पे बीजेपी सरकार जीती है। बीजेपी का जो गठबंधन था वो जीता है, और हेमंत बिस्वा शर्मा है, इनको असम का चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। राइट आंसर होगा असम। असम के बारे में बहुत कुछ मैंने बता रखा है आपको। काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, माजुली द्वीप हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, हर चीज़ मैंने आपको बता रखा है वहाँ के बारे में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पे बहुत फेमस वो बनाया जाता है हार्वेस्ट फेस्टिवल को, बिहू। बिहू भी असम का ही है। अगला क्वेश्चन है, अब ये रीजनिंग क्वेश्चन है हमारा। एक दिन शाम को एक बाज सूरज की ओर उड़ रहा था और बाएं मुड़ गया, फिर से बाएं मुड़ गया, चील अब की दिशा में उड़ रही है। One day in the evening, an eagle was flying towards sun and turned left. Again, it took left turn. Which direction was the eagle flying now? तो बहुत ये डायरेक्शन का सवाल आप कैसे करेंगे? इवनिंग की बात कर रहा है। अब आपको ये पता होना चाहिए मॉर्निंग और इवनिंग में डिफरेंस क्या आ जाता है सन में। तो आप सबको पता है मॉर्निंग में जो सन होता है वो ईस्ट में होता है, यानी पूरब में होता है। लेकिन जब शाम हो जाती है तो सूरज कहाँ चल जाता है? वेस्ट में चल जाता है, पश्चिम में चल जाता है। तो यहीं से ये सवाल को आपको समझना था, ठीक है। तो सूरज उड़ रहा है शाम, अब यहाँ कहाँ उड़ रहा होगा? अगर ये बाज, मान लो ये बाज है, शाम के टाइम सूरज क्यों उड़ रहा है? शाम के टाइम सूरज किधर होगा? इधर वेस्ट में होगा, तो यानी ये इधर उड़ रहा है, ठीक है ना, वेस्ट में। उसका क्या कह रहा है? फिर वो बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ा यानी किधर मुड़ा? अपने इधर मुड़ा, यानी लेफ्ट मुड़ा। अगेन लेफ्ट टर्न किया इसने, अगेन लेफ्ट टर्न करेगा तो किधर जाएगा? फिर इधर जाएगा, वेस्ट की ओर जाएगा। अब वो किस दिशा में उड़ रहा है? सॉरी इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा। ये था बाज। पहले एक बार वो सूरज की ओर गया, यानी ईस्ट वेस्ट की ओर गया, फिर वहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया, फिर अगेन उसने 2 बार लेफ्ट टर्न लिया, फिर अगेन लेफ्ट टर्न यहाँ लेगा ना, इस तरफ जाएगा। तो ये किस तरफ आ गया? ईस्ट की तरफ आ गया कि नहीं आ गया? तो किस तरफ है वो? अब वो ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पूरब। बस इसमें ये कॉन्सेप्ट समझना था आपको। इसने इवनिंग की बात करी थी, शाम को सूरज, तो आपको याद रखना सुबह जो सूरज होता है वो ईस्ट में होता है, और शाम जब होती है, इवनिंग होती है, सूरज वेस्ट में आ जाता है। बस यही आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है इसमें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा मिसिंग नंबर हमको बताना है। तो 112, फिर यहाँ बताना है 24, 120, 172। देखा जाए तो अगर यहाँ लॉजिक देखें हम, क्योंकि मुझे पता लग रहा है देखते देखते, वही एक कम एक, एक दूना 2, तो अगला आएगा 2 3 6, ठीक है ना, 6 या, और फिर अगला क्या आएगा? 6 गुणा 4 24, सही है। फिर अगला क्या आएगा? 24 गुणा 5 बराबर 120, सही चल रहा है। यानी 120 गुणा 6 करेंगे 720 आ जाएगा, यानी हमारा जो राइट आंसर आएगा वो 6 आएगा हमारा, ठीक है ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या किया गया है? 1 गुणा 1 जो भी यहाँ पे आया, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करी, कॉन्जुगेटिव नंबर चल रहा है 2 से गुणा करी, फिर जो भी आया प्रोडक्ट यहाँ लिखा, 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर अगला प्रोडक्ट है उसको 4 से मल्टीप्लाई, अगला प्रोडक्ट जो है उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, अगला प्रोडक्ट जो है 6 से मल्टीप्लाई, ऐसे अगला पूछेगा तो जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको हम 7 से गुणा करेंगे। तो ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, पी क्यू और आर एक साझेदारी में 35,000 रुपये, 45,000 रुपये और 55,000 रुपये का निवेश करते हैं। ये एकदम नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इस आप लोग कुछ को आता भी होगा, कुछ लोग को बिल्कुल नहीं आता होगा सवाल को। 40,500 रुपये के वार्षिक लाभ में उनका संबंधित हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब आप सोच,
ये सवाल को आप ऐसे समझिए, सपोज आप कोई दोस्त लोग हैं, आप 3-4 दोस्त लोग हैं, यहाँ तीन दोस्त लोग आप लोग हैं, तो आपने सोचा यार चलो यार कौन हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, मनी चाहिए, तो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। कोई आपने बिजनेस सोच लिया कि हाँ चलो हम ये बिजनेस करेंगे और हम इसे पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पहले दोस्त ने 35,000 रुपये लगाए हैं, दूसरे दोस्त ने 45,000 रुपये लगाया, तीसरा दोस्त थोड़ा अमीर होगा उसने 55,000 रुपये लगा दिए। उन्होंने कहा चलो मैं ज़्यादा लगाता हूँ। फिर उनको आप जब पैसा लगाएंगे तो कहीं प्रॉफिट तो कुछ होगा ही होगा, जाहिर सी बात है, पैसा लगेगा तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना हुआ उनको 14,500 रुपीज़ का, यानी 40,500 रुपये का उनको एक साल में प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कैसे बटेगा, अब आप खुद एक कॉमन सेंस लगाइए। अगर आपने 1 रुपये लगाया है, दूसरे 2 रुपये लगाए, तीसरे 3 रुपये लगाया है, तो प्रॉफिट ज़्यादा किसको मिलेगा, जिसे ज़्यादा पैसा लगाया है। जिसका जितना ज़्यादा पैसा होगा उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट में शेयर मिलेगा उसको, जाहिर सी बात है, लाभ में उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा होगा। तो रेशो हिसाब से रेशो में बांटेंगे, तो रेशो के हिसाब से हम शो करेंगे। कैसे करेंगे, तो क्या कह रहा है, पी है, क्यू है और आर है, इनका रेशो निकाल लेते हैं। तो पी ने लगाए 35,000 रुपये, जैसे नहीं इसको थोड़ा दो लिखते हैं, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर। पी ने कितने रुपए लगाए, 35,000 रुपये लगाए, कितने दिन के लिए, 12 महीने के लिए, यानी 1 साल के लिए। फिर क्यू ने कितने रुपए लगाए, क्यू ने लगाए 45,000, 45,000 रुपये, कितने साल, 1 साल लगा रखा है ना, वार्षिक दे रखा है, तो 12 आ जाएगा यहाँ पे भी। फिर 55,000 रुपये लगाए आर ने, 55,000, कितने दिन के लिए, 12 रन। देखो 12 से 12 वैसे ही कट जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो ऐसे कटेंगे, रेशो में है। 5 से काट देंगे तो हो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 नीम 45 और यहाँ जाए 11, यानी जो पी क्यू आर का रेशो आ गया 7, 9, 11 आ गया। बस अब हमारा सवाल सॉल्व हो गया है। तो पी का रेशो कितना आया 7, क्यू का आया 9 और आर का आया 11। बस यही हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अब क्या पूछ रहा है इसमें, तो सबका हिस्सा उसने पूछ रखा है, यानी 7, 9, 11 ने पी का हिस्सा कितना है, कि देखो ऑप्शन है, 3 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी तीनों का हिस्सा हमसे पूछ रखा है। पी का 7 है, क्यू का 9 है, आर का 11 है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, अब देखो आगे बताता हूँ मैं आपको। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था 40,500 का, यही तो प्रॉफिट है हमारा। इनटू पहले हम पी का निकालते हैं, पी का निकालते हैं ना, पहले पी का हम निकालते हैं। पी का कितना आएगा 7 टोटल में से कितने में से 11, 9, 20, 11, 9, 20, 7, 27, तो 27 में से इसका हिस्सा 7 है, ठीक है ना। तो कैसे नहीं, अब इसको आप काटेंगे अगर, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 27, 3 कम 3 तो बचेगा 1, 10, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 पंजे 15, हाँ कट जाएगा, 9 एकम 9 तो बचेगा 4, 9 पंजे 45, 15 सत्ते 105, यानी इसका आ गया 105 और 2 जीरो ही बचे हुए 10,500। तो पी का हिस्सा आ गया। देखो 10,500 वाले तो सारे ही दे रखे हैं, देखो ए बी सी डी तीनों में पहला पी का 10,500, तो एक तो आंसर हमको मिल गया पी का हो गया 10,500। उसे क्यू का कैसे निकालेंगे, क्यू का भी ऐसे निकालेंगे हम। क्यू का क्या था, कितना प्रॉफिट है 40,500, क्यू का कितना था 9 था, कितने में से 27 में से। फिर इसको काटेंगे कितना कटेगा ये, 3 निम 27, 3 कम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 9 बार कट जाएगा, 9 कम 9, 9 पंजे 45, 15 निम्मा कितना होता है 135, 2 जीरो लगाएंगे 13,500, 13,500, 13,500, यानी खाली हमको ऑप्शन नंबर डी ढूंढना पड़ेगा। इसका मतलब देखो ए बी सब में कॉमन थे, तो हम आर का निकालते हैं। आर का कितना था, आर का हिस्सा था 11, 40,500, 11 बट्टे 27, तो ये 15 बार कट ही जाएगा, तो जाएगा 1500 और 11 पंजे 55, 5, 11 कम 11 5, 16, 16,500। तो 16,500 ऑप्शन देखो ऑप्शन नंबर बी है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, समझ में आ गया। पर रेशो को निकालना था, रेशो के हिसाब से जो उनका रेशो था उस हिसाब से हमको प्रॉफिट बांट देना था, हमको सिंपल से हमको ये करना था। तो 16,500 वाला ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी 10,500, 13,500 तो इस सब में कॉमन ही है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। जिसको समझ में आ गया वो बहुत अच्छी बात है, जिनको पहले से आता था उनके लिए तो और अच्छी बात है, इससे बहुत टाइप के सवाल बनते हैं। और जिनको नहीं आता था वो सीख लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलने वाला है पक्का। अगर आपने रेलवे के फॉर्म भी अगर भर रखा होगा अगर आपने, तो ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 200 मीटर और 150 मीटर लंबी 2 ट्रेनें समांतर रेल पर क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटे गति चल रही हैं। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड क्या कहता है कि ट्रेनें एक दूसरे के एक साथ फॉलो कर रही हैं या आगे आमने सामने से फॉलो कर रही हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर ट्रेन एक ही दिशा में दोनों ट्रेन जा रही हैं तो जो भी स्पीड होता है वो घटता है, यानी माइनस होता है।
लेकिन एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन ऐसे जा रही है, तो जो इनकी स्पीड होगी वो क्या होगी, प्लस होगी, यानी जुड़ेगी। ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है और ये सवाल रिलेटिव स्पीड से ही किए जाते हैं। बाकी इसमें एक फॉर्मूला होता है स्पीड और डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो हमसे टाइम पूछा गया है, तो टाइम बराबर क्या होता है, टी बराबर होगा स्पीड इंटू डिस्टेंस, तो टाइम हमको निकालना ही है। और क्या दे रखा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा गति चल रही हैं। 200 मीटर और 150 लंबी दो ट्रेनें हैं, तो इनकी चाल जो इनके जो वो है डिस्टेंस है वो तो जुड़ जाएगी, तो 200 और 150 नहीं हो जाएगा आपका 200, 350 मीटर। लेकिन चाल देखो हमको किस में दे रखी है, चाल हमको दे रखी है इन्होंने किलोमीटर पर घंटा में, उसको मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं, यदि वो एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, चाल इनकी घटेगी, तो 45 माइनस 40 बराबर आ जाएगा 5, यानी 5 किलोमीटर पर आवर इनकी होगी चाल। ये किलोमीटर पर आवर में है तो हम मीटर पर चेंज करेंगे, बट 5 इंटू 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हमारा सवाल हो गया। अब सॉल्व करो, कैसे करेंगे इसको, 5/18 40 घंटा एक जैसे जोड़, हाँ सही है, तो 5/18 हो गया। अब इसको काटेंगे, किससे काटें, किससे कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा है, तो वो हो जाएगा 5×5 = 25 और 350 मीटर, तो ये हो गया, ठीक है। 5×5 = 25, 350, 250 आ जाएगा, तो उसको चलो करना पड़ेगा हमको, उसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 5×5 = 25 और 25 इंटू 350, 25 इंटू 350/18, ठीक है ना। तो हो जाएगा 25 25 125, हासिल लगा 12, 25 × 75, 75 10 जोड़ेंगे 85, 85 2 87, 8750/18। अब जो कट रहा है ये 3 से काटा है अगर, तो 3 दूनी 6, 2 3 27 नहीं कटेगा, तो उसको हम पूरे गुणा करते हैं, 18 7 18 4 18 72, 18 4 72, कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ मैं। 200 मीटर और 150 लंबी दो ट्रेनें, 40 45 95, 200 मीटर एक दिशा दौड़ रहे हैं, तो कुछ सवाल में मिस्टेक लग रही है मेरे को फ्रेंड्स इसमें। इस सवाल में या तो ये विपरीत दिशा में अगर जाएंगी तो कॉन्सेप्ट लग सकता है, इसमें 40 45 हो जाएगा 95, 95 इंटू 5/18, 200 और 150, 200 और 150 पूरा ये करके देखें ज़रा, यहाँ पे हो जाएगा 50 इंटू ये हो जाएगा 5/18, तो जाएगा 5 250, 18 तो 18 कम 18, 15 में से 8 जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 74। फ्रेंड मुझे सवाल कुछ मिस्टेक लग रही है मेरे को इस सवाल में, इस सवाल को मैं देख लूँगा बाद में, ठीक है। सवाल को छोड़ दीजिए, या तो ये मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत है सवाल में, मैं देखूंगा बाद आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। साधारण ब्याज पर एक राशि 3 वर्षों में 815 रुपये और 4 वर्षों में 854 रुपये हो जाती है, राशि क्या है, तो हमको अमाउंट बताना हो, प्रिंसिपल क्या रहा होगा। साधारण ब्याज पर चला तो साधारण ब्याज सबसे ईजी होता है, क्योंकि हमको पता है साधारण ब्याज जो है हर साल सेम ही रहता है, ये आपको पता ही होगा। अगर एक साल का साधारण ब्याज 100 रुपये है तो अगले साल 100 रुपये आपका जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें क्या होता है, ब्याज पहले साल तो साधारण ब्याज की तरह चलता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ब्याज तो ही ब्याज आपका लगेगा, बस यही डिफरेंस, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन सिंपली जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ये हमेशा ईजी होता है। तो इस टाइप के सवाल पे कैसे करे जाते हैं, 4 वर्षों में 854 रुपये हो जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप के सवाल बहुत पूछ जाते हैं फ्रेंड्स, याद रखना। 4 साल में कितना हो रहा है, 854 रुपये हो रहा है, और 3 साल में कितना होता था, 3 साल में होता था 815 रुपये। तो ओवरऑल डिफरेंस कितना है, यहाँ पे एक साल में कितना हमको ब्याज मिल रहा है, 14 में से 5 जाएगा 9, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी एक साल हमको 39 रुपये ब्याज मिल रहा है। अब इसको चाहे किसी भी उसमें रख लो, अगर एक साल का 39 रुपये ब्याज है, 4 साल का ब्याज कितना हमको मिला होगा, 39 इंटू 4, तो 4 साल का ब्याज कितना होगा, 4 साल का जो ब्याज होगा 39 इंटू 4, तो क्या 4 ने 36, 4 × 12 3 15, 156 रुपये, 156 रुपये हमको ब्याज रहा होगा। जाहिर सी बात है जो 4 साल का जो हमको दिया हुआ है 854 रुपये, इसमें 156 रुपये ब्याज होगा, यानी 156 रुपये अगर ब्याज निकाल दें तो हमको अमाउंट पता लग जाएगा कि मूलधन कितना था। तो घटा देते हैं, तो 854 में से 156 रुपये आप घटा दो, यही आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है, तो 14 में से 6 जाएगा, बचेगा 8, और देखो ऑप्शन एक ही है 698, लेकिन पूरा सॉल्व कर देते हैं हम। तो यहाँ बचेगा 14, 14 में से 5 गया 9, और 7 में से गया 6, 698 रुपये, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आप इसको 3 साल वाले भी रह सकते हैं, 39 रुपये 1 साल का ब्याज था, 3 साल का ब्याज कितना होगा, 39 × 3 करेंगे,
जो भी आएगा उसको आफ्टर 15 में से घटा देंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। जरूर नहीं कि आप 4 साल में रखें, आप 3 साल भी रह सकते हैं। जितने साल का दे रहेगा उतने साल का ब्याज को कैलकुलेट कर लीजिए और वो उसमें माइनस कर दीजिए, क्योंकि मूलधन प्लस ब्याज ही तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है 80%, ठीक है ना। तो रहना होगा 698 रुपीज़, ये आपका मूलधन था एक्चुअल में जो रुपये था, ठीक है ना। तो फ्रेंड ये हरा हमारा होमवर्क क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमारा थोड़ा गड़बड़ हो गया है, उसको मैं देख लूँगा, उसको मैं अगला जो मैं वीडियो दूंगा उसमें आपको मैं ऐड कर दूंगा सवाल को, ठीक है ना। तो फिलहाल आज का होमवर्क क्वेश्चन आप देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मनुष्यों के यातायात और जबरन श्रम का निषेध संबंधित है, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोहिबिशन है, कौन से आर्टिकल हमसे ये सवाल पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स द विद प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। तो जबरदस्ती आप किसी से मजदूरी नहीं करा सकते और आप ह्यूमन को बेच नहीं सकते हैं, इंसान को व्यापार नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये बहुत बड़ा इशू आज की डेट में। तो आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 27 है, आर्टिकल 30 है। किस आर्टिकल में इसके बारे में बात करेगी, ये मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाया भी है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो ये आप देंगे मुझे होमवर्क में। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। चैनल पे पहली बार, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम में PDF दे दूंगा मैं। दूसरा, कोरोना टाइम में प्लीज़ घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, दूसरी लहर बहुत खतरनाक लहर है ये। तो जितना हो सके अपना घर में ही रखिए और अपना ज़्यादा टाइम पढ़ाई को दीजिए अगर आप रियल में सरकारी दामाद बनना चाहते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं।